जय हिंद। चलिए हम देखेंगे बैटरी के इस सेकंड पार्ट में, एमसीक्यू सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अर्थात वह कौन सी युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह कौन सी युक्ति है जो कि प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। दूसरे शब्दों में हम इसको सोलर सेल भी कह सकते हैं। सोलर सेल को ही हम फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। बी नंबर है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ये नहीं होता है, ये मोबाइल के डिस्प्ले या लैपटॉप के डिस्प्ले में इसका इस्तेमाल होता है। और लाइट एमिटिंग डायोड, ये एलईडी को शॉर्टकट में इसको एलईडी बोलते हैं, ये एलईडी है, ये भी नहीं होगा। और लाइट डिपेंड रजिस्टर, ये एलडीआर बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, जो एक प्रकाश के प्रभाव से अपने मान को बदलने वाला प्रतिरोध होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टाइक सेल हमारा सही आंसर होगा। सेकंड है, सेकेंडरी सेल किस नियम से कार्य करते हैं। अर्थात जो सेकेंडरी सेल होता है उसमें कौन से नियम इस्तेमाल होते हैं। हमने पीछे चैप्टरों में पढ़ा था लेंज लॉ, ये चुंबक से संबंधित है। और जूल का नियम, ये ऊर्जा से संबंधित है। फिर हम आगे देखते हैं, ये फैराडे लॉ का विद्युत यानी फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम, ये अपघटन से संबंधित है जो कि सेलों में घटित होता है। तो फैराडे ने ये चुंबकीय संबंधित भी नियम दिए थे और बैटरी के संबंधित अपघटन के नियम भी दिए थे। तो ये जो अपघटन नियम है ये बैटरी से संबंधित है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरा है, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। अर्थात जो हमने देखा था अपघटन में, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर जो धातुओं की मात्रा इकट्ठा हो रही थी उसको हम दर्शाते हैं M प्रोपोर्शनल Q। अर्थात M हम प्रोपोर्शनल Q बराबर IT होता है तो IT लिख सकते हैं। और जो कि प्रोपोर्शनल हटने के बाद जो इक्विवेलेंट आता था उसके बाद एक Z लग जाता था जिसे हम EC बोलते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये M बराबर ZIT होगा, जिसमें कि M बराबर ZIT हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में बताई जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से सेकेंडरी सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। हम जानते हैं कि बकलिंग के कारण प्लेटें मुड़ जाती हैं। अर्थात जो हमारी सेल की प्लेटें होती हैं वो जब ज़्यादा ओवर डिस्चार्जिंग होती हैं या ज़्यादा ओवर चार्जिंग होती हैं तो ये इसकी प्लेटें जो हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उसी को हम बकलिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर बकलिंग होगा। स्थानीय एक्शन के बारे में जान ले तो स्थानीय एक्शन वो होता है जो कि हम एक दूसरे प्लेटों के बीच में अगर शॉर्ट हो जाए उसे हम पार्शियल शॉर्ट कहते हैं, जो कि सल्फेटीकरण के नीचे उनके प्लेटों के झड़ने के कारण ये होते हैं। फिर चौथा है हार्ड सल्फेशन, ये कठोर सल्फेशन। हम जानते हैं प्लेटों के ऊपर जो सफ़ेद कलर की सल्फेशन होता है, सल्फेट का जमना, वो सल्फेशन कहलाता है। तो
इनका मुख्य कारण बकलिंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जिसके कारण प्लेटें टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला है आपका विद्युत आवेश की इकाई क्या है। विद्युत आवेश अर्थात क्यू। क्यू का आवेश या विद्युत आवेश का मात्रक हम देखें, पहला ऑप्शन वोल्ट, वोल्टेज का मात्रक है, ये नहीं होगा। सेकेंड वाट, ये शक्ति का मात्रक है, ये भी नहीं होगा। एम्पियर, ये करंट का मात्रक है, ये भी नहीं होगा। कूलाम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। निर्गत वोल्टेज अर्थात आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। फर्स्ट नंबर 1.2 वोल्टेज, ये हम जानते हैं कि ये साधारण वोल्टेज सेल का होता है, सिंपल वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल। और 1.5 वोल्ट ये हमारा होता है ड्राई सेल का। और ये 1.8 वोल्टेज हमारा होता है डिस्चार्जिंग वोल्टेज, ये इसका रेटिंग होता है, जिसके नीचे का हम लेड एसिड सेल को डिस्चार्ज नहीं करते हैं। और डी हमारा ऑप्शन है 2.5 वोल्टेज। लिथियम सेल की हमारी जो वोल्टता होती है वो 2.5 से लेकर 3.5 वोल्टेज तक होती है, अर्थात 3.5 वोल्टेज तक की रेंज की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। अर्थात कम समय में उच्च दर से हाई रेटिंग से बैटरी आवेशन करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है, उसे हम बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। अर्थात जब हम किसी बैटरी को तेज़ी से चार्ज करते हों उसे हम बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। 9वां क्वेश्चन आपका है कि कार्बन जिंक अर्थात कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कार्बन जस्ता शुष्क सेल की। शुष्क सेल में हम जानते हैं कि लिक्विड के रूप में कोई भी विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन हम देख लें कि बोल रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लिक्विड रूप में होता है, फिर भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आगे देखते हैं बी अमोनियम क्लोराइड हमारा सही ऑप्शन होगा, जो पेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन भी देख लें, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये KOH, ये भी नहीं होगा, ये क्षारीय सेल में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल तो हम कतई नहीं करते हैं कहीं भी। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि द्रवों में अर्थात लिक्विड में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें केवल और केवल रासायनिक इफेक्ट होता है। तो सही उत्तर हमारा होगा डी, उष्मीय प्रभाव नहीं होगा। ये बल्ब हीटरो इत्यादि में होता है। और प्रकाशीय प्रभाव ये बल्ब में होता है, और या लाइट देने वाली ट्यूब लाइट ये वगैरह या LED वगैरह में इस्तेमाल होता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा चुंबक से रिलेटेड है, जो फ्लक्स को उत्पन्न करता है। तो सही उत्तर हमारा होगा डी। क्वेश्चन है कि सीसा अम्ल बैटरी में अर्थात लेड एसिड सेल में निगेटिव प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो हम जानते हैं कि दोनों ही जो प्लेटें होती हैं लेड की बनी होती हैं, ठीक, लेकिन पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड का होता है अर्थात PbO2, और नेगेटिव प्लेट सिर्फ लेड की बनी होती है। तो निगेटिव प्लेट के बारे में पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि इसमें लेड पेरोक्साइड पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये स्पंजी लेड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु अर्थात धातु सतह का जो संक्षारण होता है उसको रोकने हेतु कौन सी तकनीकी उपाय अपनाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं एनोडिक सुरक्षा, ये नहीं होता है।
कैथोडिक प्रोटेक्शन के हिसाब से हम इसके कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम धातु के संक्षारण को बचाते हैं। इसके लिए हम जिस भी मेटल को बचाना होता है उस मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन का नाम दिया जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो डिजिटल घड़ियों में हम जानते हैं कि बटन सेल अर्थात उसको हम पारा सेल या मरकरी सेल भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन है समानांतर युग्मन अर्थात पैरेलल कनेक्शन में अगर परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। अर्थात अगर प्लेटों का जो हम ग्रुपिंग करें तो उसमें किसी एक प्लेट का कनेक्शन हम उल्टा कर दें तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो इस कंडीशन में अगर हम किसी एक भी सेल का कनेक्शन उसके विपरीत कर देते हैं, सभी सेलों के विपरीत कर देते हैं, जैसे ये माइनस ये प्लस, और बाकी में हम देख रहे हैं कि सही डायरेक्शन में है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस और माइनस। तो इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करेगा, अर्थात ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। अगला है बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है। तो देखते हैं कि इसमें बैटरी में जो फाइन सेलेक्टर होता है बैटरी चार्जर में, तो फाइन सेलेक्टर स्विच एक रोटेटिंग स्विच होता है, वो धारा रेटिंग अर्थात करंट की रेटिंग का चुनाव करने के काम में आता है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारा है वोल्टेज सेलेक्ट करने के लिए एक स्विच होता है जिसमें हम कितने वोल्टेज पे चार्ज करना है, हम इस सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी हम इसका चयन वो करते हैं कि अगर बैटरी की जो भी रेंज हो, मान लें बैटरी अगर 12 वोल्ट की हो, तो हम इस सेलेक्टर से 12 वोल्ट से ऊपर ही कभी भी सेलेक्टर से इसका चयन करेंगे, अर्थात 12 से ऊपर 18 वोल्ट 24 वोल्ट हम दे सकते हैं। और वहीं पे ये जो फाइन सेलेक्टर स्विच होता है ये करंट की रेटिंग को तय करता है, अर्थात करंट की रेटिंग का सेलेक्ट करते हैं। फाइन सेलेक्टर जो स्विच होता है वो करंट की रेटिंग का चुनाव करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति अर्थात आउटपुट पावर पर क्या प्रभाव होगा। पहला नंबर ऑप्शन है तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि नहीं, और तापमान में कमी के साथ कमी, ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये तापमान में वृद्धि के साथ कमी होगा, अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब इसके आउटपुट पावर में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो हम जानते हैं कि बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य होता है कि बैटरी की चार्जिंग का पता करना, और हाइड्रोमीटर से बैटरी की चार्जिंग का पता हम उसके इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करके पता करते हैं। अतः इसमें ऑप्शन नंबर डी वैद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में होता है, जिससे पता चलता है कि बैटरी चार्ज है या नहीं। अगला क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का सूत्र क्या है। तो फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसे हम जानते हैं M बराबर ZIT इसका फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा अम्ल सेल में अर्थात लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्य किस तरह का उपयोग किया जाता है।
तो हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेड एसिड सेल में जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, लेकिन वो प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 नहीं होता है, वो डाइल्यूट H2SO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। वहीं अमोनियम क्लोराइड पेस्ट के रूप में ड्राई सेल में इस्तेमाल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय सेल में इस्तेमाल होता है, और प्योर हाइड्रोक्लोरिक का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा अगर एवरी सेल अर्थात प्रत्येक सेल 1.5 वोल्टेज का है। तो पैरेलल की कंडीशन में हम जानते हैं कि पैरेलल की कंडीशन में वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता है, अर्थात जो एक सेल की वोल्टता होती है वहीं टोटल सेल की वोल्टता का रिजल्ट आता है, इसलिए इसमें टोटल वोल्टेज भी 1.5 ही वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा।